Hello friends, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself Anirudh Singh, and today we are going to start a previous year question series of the Rajasthan Administrative Service Examination conducted by the RPSC. राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम उसकी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी के तहत हम जानने की कोशिश करेंगे पॉलिटी के जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं और कुछ फैक्चुअल चीजें जो राजस्थान की पॉलिटी से रिलेटेड है उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट इज ए पार्ट 1 सीरीज, इट इज ए लॉन्ग सीरीज, so इट इज अ वीडियो ऑफ वन ऑफ द वीडियोज ऑफ दैट एंटायर सीरीज। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement, there are 4 statements given as options and we have to identify which one is correct. Statement about the resolution adopted by state legislative assembly under article 169. Now you have to identify the keywords in the questions कि पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है। तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आर्टिकल 169, ठीक है, अनुच्छेद 169। Again, let's read again. Which of the following statement about the resolution adopted by the State Legislative Assembly under Article 169 of the Constitution of India for the abolition of the State Legislative Council is correct? Let's deconstruct the question. Question is basically asking कि Article 169 के अंडर जो पावर्स State Legislative Assembly के पास है एक रेजोल्यूशन को पास करने की, ठीक है, उस पावर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये 4 स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 169, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास एक पावर होती है, हम उसी को डिस्कस करते हैं। 169 आर्टिकल है क्या फ्रेंड्स? सेंटर के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र में जो संसद है उसके 2 हाउसेस हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन स्टेट के अंदर, वैसे तो स्टेट के अंदर आर्टिकल 169 के अंदर स्टेट के अंदर एक हाउस का प्रावधान किया गया है, 1 हाउस, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो होगा ही स्टेट के अंदर, यानी कि विधानसभा हर राज्य के अंदर होगी, ये प्रावधान संविधान के अंदर किया गया है। बट एक ऑप्शनल भी है, दिस इज मैंडेटरी। एक ऑप्शनल जो प्रावधान किया गया है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यानी कि विधान परिषद का। विधान परिषद किसी राज्य में होगी या नहीं होगी वो उस राज्य की सबसे पहले विधान जो सभा है वो तय करेगी अंडर आर्टिकल 169। यही हम बात कर रहे हैं। 169 के तहत संसद को यह अधिकार दिया हुआ है कि वो किसी राज्य के अंदर विधान परिषद को स्थापित कर सकती है, यदि उस राज्य में नहीं है तो हटा सकती है, ठीक है, अगर उस राज्य में उपस्थित है तो, ठीक है। पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट और एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन पार्लियामेंट ऐसा डिसीजन कब लेगी? जब उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्पेशल मेजॉरिटी से उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा स्पेशल मेजॉरिटी से विशेष बहुमत से जब एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन पारित कर देगी, ये इस लक्ष्य के साथ कि इस राज्य के अंदर विधान परिषद स्थापित की जाए या विधान परिषद अगर स्थापित है तो उसको हटाया जाए, ठीक है ना। इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव से वहां इस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वो रेजोल्यूशन जब पास हो जाएगा, वो रेजोल्यूशन फिर पार्लियामेंट में जाएगा, फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उस राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्थापित करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर स्थापित है, करना है या नहीं करना, अगर ऑलरेडी स्थापित है तो उसको हटाना है या नहीं हटाना, वो डिसीजन कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगी, ठीक है। और पार्लियामेंट के अंदर वो ऑब्लिगेशन नहीं होता। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करके भेज सकती है पार्लियामेंट को, लेकिन पार्लियामेंट उसको मानेगी, इसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है,
पार्लियामेंट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। 169 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट के पास वो किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल वो स्थापित कर सकती है या उसको हटा सकती है। अगर दोनों में से जैसी सिचुएशन अगर है तो उसको हटाना है और नहीं है तो उसको स्टेब्लिश करना है। लेकिन पार्लियामेंट ऐसा डिसीजन कब लेगी? जब उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी कभी हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में देख लेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी के दो फीचर्स होते हैं। पहला, टोटल मेंबरशिप ऑफ द टोटल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर हाउस के 200 का कैपेसिटी है तो मेजॉरिटी कितनी होगी? 100 + 1, ये टोटल मेंबरशिप की कैपेसिटी होगी। ठीक है, फिर 2/3 पीपल ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि उस समय कितने प्रेजेंट और वोट करने वाले हैं, उनका 2/3 मेजॉरिटी, ये दोनों कंबाइन होंगे तब वो क्या कहलाती है? स्पेशल मेजॉरिटी। तो इस स्पेशल मेजॉरिटी से लेजिस्लेटिव असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि हमारे राज्य के अंदर क्या चाहिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, और अगर है तो हम उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना चाहते हैं। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से। फिर पार्लियामेंट इससे संबंधित डिसीजंस लेगी। ठीक है, ये डिसीजन किसका डिसीजन होगा? पार्लियामेंट का होगा। फिर पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के बाद रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के पास जाएगा। ठीक है, फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उसको मानना है या नहीं मानना। ठीक है, दैट इज अप टू द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ऐसा कोई भी डिसीजन अगर लेती तो वो सिंपल मेजॉरिटी से लेगी। ठीक है, पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी, पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर देगी। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। Which of the following statement about resolution adopted by the State Legislative Assembly under Article 169 of the Constitution of India for the abolition of the State Legislative Council is correct? यानी कि आर्टिकल 169 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो पावर दी गई है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट डज इम्पोज, याद रखिएगा दो स्टेटमेंट, डज नॉट और डज इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नर टू रिजर्व रेजोल्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जी नहीं, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन गवर्नर के ऊपर नहीं है। आर्टिकल 169 में सीधा कहा हुआ है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और पार्लियामेंट ऐसा कब डिसाइड करेगी? जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास कर देगी। तो रेजोल्यूशन अगर पास कर दिया तो पार्लियामेंट कंसीडर करेगी, पार्लियामेंट के पास ऑटोमेटिकली पावर आ जाएगी। ठीक है, गवर्नर डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन। दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। नेक्स्ट, इट डज नॉट इंपोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर द इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव इन द पार्लियामेंट, initiating legislative council. ठीक है, one word is missing. It does not impose an obligation on the union government to take action for the initiating legislative council in the parliament. यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन इंपोज नहीं करता, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं है इस डिसीजन को लेने के लिए। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं। यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 169 में क्लियर लिखा हुआ है पार्लियामेंट मे बाई लॉ, ऐसा नहीं लिखा पार्लियामेंट शेल। दो वर्ड्स होते हैं मे और शेल। मे के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर कोई चीज बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, शेल अगर लिखा हुआ होता उस मे की जगह तो इसका मतलब कि पार्लियामेंट हैज टू टेक द डिसीजन। इट डज नॉट इंपोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नर टू रिजर्व रेजोल्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इट डज इंपोज, यहां एप्लीकेशन, ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी गलत है। इट डज इंपोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर द इनिशिएटिंग लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट। तो ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इट डज इंपोज ऑब्लिगेशन, नो इट डज नॉट इंपोज। तो करेक्ट आंसर इज 2, इट डज नॉट इंपोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 103 of the Constitution of India, the President shall obtain the opinion of which of the following authority before giving any decision on any question regarding disqualification of the member of the Lok Sabha. Now, I told you, identify the keywords. What are the keywords? Article 103, disqualification, members of the Lok Sabha. ठीक है, आर्टिकल 103 के अंदर 102 से बात करते हैं। 102 के अंदर जो क्राइटेरिया है, जो डिस्क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया है वो मेंशन है कि किन किन बेसिस के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबरशिप से। ठीक है, यानी कि लोकसभा का है, राज्यसभा का कोई मेंबर है पार्लियामेंट का, तो उसको किस किस आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे कि इफ इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक वीडियो मैंने सेपरेटली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट पे बनाया है। राहुल गांधी जब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो हमने उस चीज पे डिस्कस किया था, मैं इसका लिंक
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो पॉइंट इज आर्टिकल 102 के अंदर जो क्राइटेरिया है डिस्क्वालिफिकेशन का वो दिया हुआ है, जो बेसिस है, जो ग्राउंड्स है वो दिए हुए हैं। और 103 के अंदर दिया हुआ है कि डिसाइड कौन करेगा डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, 102 के अंदर ग्राउंड्स दिए हुए हैं, क्राइटेरिया दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, और 103 के अंदर अथॉरिटी के बारे में बताया गया कि कौन अथॉरिटी डिसीजन लेगी। तो अथॉरिटी डिसीजन कौन लेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा कोई भी डिसीजन बिना इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के, बिना इलेक्शन कमीशन को रेफर किए नहीं लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा कोई भी डिसीजन अगर लेगा तो सबसे पहले वो इलेक्शन कमीशन को मैटर को रेफर करेगा, उसकी एडवाइस के बाद कोई डिसीजन लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, अंडर आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी बिफोर गिविंग एनी डिसीजंस रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से पहले राष्ट्रपति को किस अथॉरिटी से एडवाइस लेना जरूरी है। ठीक है, तो वो अथॉरिटी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और अटॉर्नी जनरल नहीं है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। यहां पे एक चीज और ध्यान रख लेते हैं स्टेट के संबंध में, जैसे आर्टिकल 102 और 103 रिलेटेड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसी तरह से आर्टिकल 191 और 192 रिलेटेड है आपके एमएलए के लिए। ओके, और जैसे यहां पे प्रेसिडेंट डिसीजन ले रहा है, आर्टिकल 192 जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का जो लेजिस्लेचर उसके मेंबर्स के लिए, वहां डिसीजन कौन लेगा? गवर्नर। वो भी किसकी रिकमेंडेशन पे लेगा, किसकी एडवाइस पे लेगा? इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन लोकसभा के चुनाव भी करवाता है और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव भी करवाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है। गॉट द पॉइंट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपनी जो वार्षिक प्रतिवेदन है या एनुअल रिपोर्ट जो है वो किस अथॉरिटी को सबमिट करता है, किसे सबमिट करता है? चार ऑप्शंस है, चेयरपर्सन ऑफ द विधानसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ राजस्थान, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि अगर यूपीएससी की जब बात करते हैं तो यूपीएससी जब अपना एनुअल रिपोर्ट जो प्रेजेंट करती है वो किसको प्रेजेंट करती है? वो राष्ट्रपति को प्रेजेंट करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर रखता है। ठीक है, बिफोर द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो वो सेंटर की बात है। हम यहाँ पे राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान इज स्टेट, दैट मींस कि स्टेट पीसीएस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, जनरली स्टेट पीसीएस नहीं बोला है, इसने बोला राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऑब्वियसली वी हैव टू इन्फर इट एज ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। किसको सबमिट करेगा? गवर्नर ऑफ राजस्थान। ठीक है, राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है वो उस राज्य के गवर्नर को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है और गवर्नर उस रिपोर्ट को फिर बाद में उस राज्य की विधानसभा के अंदर रखता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई नो यू नो द आंसर। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमिटी की सिफारिश के ऊपर संविधान में शामिल की गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई थी, इसका मतलब है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पार्ट 4A नहीं था, कोई आर्टिकल 51A नहीं था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई थी और उसी समय पार्ट 4A जोड़ा गया था और आर्टिकल 51A ऐड किया गया था। ओके, पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A ऐड किया गया था, उसके अंदर 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। ठीक है, बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी उसमें और ऐड की गई थी 2002 के अंदर, तो अभी प्रेजेंट के अंदर टोटल 11 ड्यूटीज हैं, 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे ऐड की गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कांग्रेस पार्टी ने समिति का गठन किया था, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर मूल कर्तव्यों की एक सूची तैयार की गई और उसके बाद उसको भारतीय संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बाकी शाह कमीशन, ये दो कमीशन है शाह कमीशन, बेसिकली 1966 के अंदर भी एक शाह कमीशन बना था जिसकी रिकमेंडेशन के ऊपर पंजाब को अलग किया गया था।
दूसरा बना था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एक शाह कमीशन दूसरा था, वो 1977 में बना था, जब इमरजेंसी खत्म हो गई थी, नए चुनाव हुए थे, जनता दल की गवर्नमेंट बनी थी, तो उसने इमरजेंसी के दौरान जो की गई एट्रोसिटीज थी, उस एट्रोसिटीज की इंक्वायरी के लिए एक शाह कमीशन तब गठित हुआ था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये आपके 1960s में हुआ था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है। दो रिफॉर्म कमीशन है, ये फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड कौन सा है क्लियर तो नहीं है, इसलिए आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि फर्स्ट की बात हो रही है। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अंदर किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, कौन सी चीजों को इंक्लूड करके सर्विस डिलीवरी को बेटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है संथानम कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। ये 1962 के अंदर संथानम कमेटी बनी थी। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।